क्या हाल है दोस्तों? ऑल गुड? बढ़िया। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट कंप्लायंस कैलेंडर, जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 के लिए। ये कैलेंडर किन कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होगा, यूजफुल होगा? एनएससी बीएससी मेन बोर्ड के लिए या फिर एसएमई एमर्ज के लिए। ये कंप्लायंस कैलेंडर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमारे प्रोफेशनल भाई बहन है, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए और सीएमएस, इनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस लेक्चर के अंदर मैंने मोर देन 10 एक्ट्स कवर किए हैं। माना कि ये बहुत डिफिकल्ट है सारे एक्ट को कवर करना, उसका ड्यू डेट निकालना, कंप्लायंस फाइलिंग, पेनल्टी, इंटरेस्ट जो भी है वो सबको आइडेंटिफाई करना। इसमें मैंने बहुत सारे एफर्ट दिए हैं। अगर आपको कुछ नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ तो मुझे प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं अपने नोट्स को रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि इस नोट्स को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअली आपको कुछ मिलेगा तो मुझे शेयर कीजिएगा। अब मैंने इसमें कौन से एक्ट्स कवर किए हैं, ये देखिए। इनकम टैक्स एक्ट लेटेस्ट 2025 वाला, मतलब टैक्स 26-27 ओल्ड एक्ट में मैंने कवर किया हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसमेंट ऑफ 26-27, उसके बाद उसका रूल भी कवर किया हुआ है। देन जीएसटी का अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देन कंपनीज एक्ट 2013, देन सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसके बाद सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर, ये भी कवर किया है मैंने। देन सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, ये भी कवर किया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ईपीएफ एक्ट वाला। उसके बाद मैंने कवर किया है ईएसआईसी एक्ट 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, देन महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स 1975, पीटी एक्ट, देन महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड 1953, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, देन sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal, POSH 2013, next सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018। मैंने मतलब बहुत सारे एक्ट इसमें कवर किए, रेगुलेशन कवर किए, जो कि प्रोफेशनल्स और कंपनीज के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद अगर मैं आपको ऑल नोट्स का खूबी दिखाऊं मैं आपको, तो मैंने इस नोट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक हाई रिस्क में, जिसमें हैवी पेनल्टीज है, जेड ग्रुप में क्लासिफाई कर देता है अगर वो कंपनी नॉन कंप्लायंस किया तो। देन डीमेट फीस भी हो सकता है या फिर ट्रेडिंग सस्पेंशन भी हो सकता है। मीडियम रिस्क, जो कि डेली फाइन, इंटरेस्ट या फिर डीन लॉक हो सकता है। ठीक है, अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल लिस्टेड कंपनी, मेन बोर्ड के लिए, एसएमई और कुछ कंडीशनल है, मतलब ये हुआ तो ये एप्लीकेबल है, ये हुआ ये नहीं हुआ तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। मंथली रिकरिंग मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट कंप्लायंस जो हमें हर महीने फॉलो करने पड़ते हैं, भले ही वो लिस्टेड कंपनी हो, नॉन लिस्टेड कंपनी हो, एसएमई कंपनी कुछ भी हो। ऑल कंपनीज को एप्लीकेबल है। ऑल कंपनीज को कौन से ऐसे कंप्लायंस है? सबसे फेवरेट, गवर्नमेंट का टीडीएस। हर कंपनी को टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता है, कभी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, राइट। लेकिन ध्यान दीजिए, मार्च महीने का टीडीएस कब डिपॉजिट होगा? 30 अप्रैल को। उसी तरह मार्च महीने का टीसीएस कब डिपॉजिट होगा? 7th ऑफ अप्रैल को, 30 अप्रैल को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का कब डिपॉजिट करना है हमें? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 12%। एम्प्लॉयर कितना रहेगा? 12%। किसके ऊपर? बेसिक प्लस डीए के ऊपर। नेक्स्ट, ईएसआई, इसका भी क्या ड्यू डेट है? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन के एम्प्लॉयर का 3.25%, एम्प्लॉयर कितना है? 0.75%। और इसमें वेज लिमिट एप्लीकेबल कितना है? 21,000। कम हुआ तो ये एप्लीकेबल है। आगे, पीटीआर, इसका ड्यू डेट क्या है? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब महाराष्ट्र के अंदर अगर प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का अगर आपका टैक्स लायबिलिटी मोर देन 1 लाख हुआ, तो इस केस में ही आपको मंथली पेमेंट करना होगा। नहीं तो आप साल के आखिरी में भी, मतलब 15 मार्च को पेमेंट कर सकते हैं। ये खूबी है। ठीक है। ज्यादा हुआ तो, अगर कम हुआ तो साल के आखिरी में 3 मार्च इज ड्यू डेट, एक ही बार पेमेंट करो। लेकिन 1 लाख से ज्यादा है तो भाई हर महीने गवर्नमेंट को पे करो। जीएसटीआर 1 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, या फिर आईआरएफ के लिए भी सेम है। अब क्यूआरएमपी स्कीम लिया है तो, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 3 भी कब फाइल होगा? 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ, 22-24 डिपेंड करता है एज द केस में भी।
टीसीएस, टीसीएस का फाइलिंग का डेट क्या है? रिटर्न फाइलिंग का डेट क्वार्टरली 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जैन और 15 मई। 31 में नहीं है फोर्थ क्वार्टर के लिए, लेकिन अगर ये टीडीएस हुआ तो 31, 31st ऑफ जुलाई, 31st ऑफ अक्टूबर, 31st ऑफ जैन और 31st ऑफ मई। क्यों? क्योंकि मार्च का पेमेंट कब होगा? अप्रैल में, और उसका कभी होगा रिटर्न फाइलिंग का डेट 31st मई। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे मैंने ड्यूअल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अब यहाँ पे ट्रांजिशन फेस आता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 26 से हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन जो हमारा क्वार्टर 4 है, कुछ कुछ कंप्लायंस है जहां पे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है, टीडीएस लॉ सिंपल, क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। अब यहाँ पे न्यू एक्ट 2025 वाला था इनकम टैक्स का, उसमें टैक्स ईयर आ गया है, असेसमेंट और पीएफ को रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्म्स को ही चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। न्यू टीडीएस टीसीएस फॉर्म क्वार्टर 1 26-27 के लिए। अब जो अपना 24Q था सैलरी वाला, अब नए एक्ट में क्या हो गया? 138। जो अदर देन सैलरी है क्या है? 26 ओल्ड में था, अभी न्यू में क्या हो गया? 140। 27Q न्यू में क्या हो गया? 144। 27EQ न्यू में क्या हो गया? 143 टीसीएस। नेक्स्ट, फॉर्म 16, अब उसका नया नाम क्या हो गया है? फॉर्म 130। फॉर्म 16 है, तब क्या हो गया उसको? 131। अब 26 ईयर्स, जिसको हम प्यार से बार बार 26 ईयर्स बोलते थे, अब उसका नाम क्या हो गया? फॉर्म 168, राइट। अब टीडीएस का सैलरी अब कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 392 में। अदर देन सैलरी, मतलब नॉन सैलरी वाला किस में आएगा? अभी 393। और टीसीएस किस में आएगा? 394। मतलब गवर्नमेंट एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। ओल्ड में 194C, B, A, D एक्सेट्रा था, लेकिन अभी न्यू में क्या आ गया? सैलरी हुआ तो 392, नॉन सैलरी हुआ तो 393, टीसीएस हुआ तो 394, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस फाइलिंग, जो सेबी का सर्कुलर आया था 31 दिसंबर 2024 को, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली दो रेगुलेशन का बात किया हुआ था। रेगुलेशन 27(2) जो कि बात करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और रेगुलेशन 13(3) जो कि बात करता है इन्वेस्टर ग्रीवेंस। इस सर्कुलर में सेबी ने क्लियरली बोल दिया था कि आपको कंबाइंड फाइलिंग करना होगा। किसका? रेगुलेशन 27(2) का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और 13(3) का इन्वेस्टर ग्रीवेंस, कंबाइंड फाइलिंग करना होगा विद इन 30 डेज। अब यहाँ पे जो क्वार्टर होगा ना, ये अपना कैलेंडर ईयर होगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, जैन फेब मार्च का कब से होगा? 30 अप्रैल, अप्रैल मई जून का 30 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर का 30 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 30 ऑफ 38 ऑफ जनवरी, 38 ऑफ जनवरी। ठीक है। अब इसमें ना एसएमई, जो भी कंपनीज एसएमई लिस्टेड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 27 एग्जाम किया हुआ है, 15(2), बट इन्वेस्टर ग्रीवेंस स्टिल फाइलिंग करना पड़ेगा। अब मैंने ना एक बहुत ही प्यारा स्मार्ट चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि एसएमई कंपनीज के लिए कौन सा रेगुलेशन एग्जेम्प्ट है, कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल है। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, बहुत ही प्यारा चार्ट है। इसमें क्या है? यहाँ पे रेगुलेशन पूरा मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट में, फिर एसएमई के लिए लिस्टेड है कि नहीं, फिर स्पेसिफिक कंडीशन या फिर कुछ ट्रिगर होने के बाद ही एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि रेगुलेशन 15(2) का बात करता हूं, जो कि एसएमई एग्जम्पशन फ्रेमवर्क अंडर सेबी एलओडीआर गवर्निंग क्लॉज है, जो कि क्या आता है? एग्जाम किया हुआ है 17 से लेकर 27 तक, और 46(2)(b)(1) का एग्जाम है एसएमई को। 17 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन एग्जाम है एसएमई को। नेक्स्ट 17 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये भी एग्जाम एसएमई को। मतलब ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन है जो कि एसएमई को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और जो एप्लीकेबल है वो कंडीशनल है, और अगर जो कंडीशन भी नहीं है, सीधे फ्लैट एप्लीकेबल है, मतलब वो रेगुलेशन सब कंपनीज को एप्लीकेबल है, इवन एप्लीकेबल टू एसएमई लिस्टेड कंपनीज। तो अगर ये आपको चार्ट चाहिए तो मुझे बोल देना, या डीएम कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको ये चार्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं सारे रेगुलेशन वन बाय वन लूंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे वो अपने मेन चार्ट पे आते हैं। हमने ये सीख लिया था इंटीग्रेटेड गवर्नेंस फाइलिंग का,
अब नेक्स्ट 80 मतलब क्या होता है? एडवांस टैक्स, राइट? अब एडवांस टैक्स जो अपना ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, आई थिंक तो सेक्शन 203 से 219 में कवर होता था, लेकिन अभी इसमें मेन किसमें बाइफरकेट किया हुआ है? सेक्शन 408 इनकम टैक्स एक्ट 2025। यहाँ पे 408 बात करता है ड्यू डेट के बारे में, ठीक है? जो अपना इंस्टॉलमेंट है ना उसके बारे में। यहाँ पे जो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कभी होगा? पे करना है 15 जून को। कितना परसेंट? मोर देन इक्वल टू 15%। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है? 15 कितना पे करना है? क्यूमुलेटिव, हाँ, मोर देन इक्वल टू 45%। थर्ड ड्यू डेट क्या है? 15 कितना पे करना है? मोर देन 75 या फिर इक्वल टू 75%। और मार्च का कितना है? 100%, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ टॉलरेंस बैंड दिया हुआ है, जो कि अपने ओल्ड एक्ट में भी था। यहाँ पे फर्स्ट जो अपना 15 जून था, अगर आप 12% भी पे करते हैं तो भी चल जाएगा। 12% या उससे ज्यादा पे करते हैं तो भी चल जाएगा, इंस्टेड ऑफ 15। अब जो अपना सेकंड वाला था 15 सितंबर का, उसमें कितना था? 45%। तो इस केस में अगर आप 36% भी पे करते हैं या उससे ज्यादा पे करते हैं तो भी माना जाएगा। तो इसमें आपको डिफरमेंट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो किसमें कवर होता है? सेक्शन 424 में। यस राइट, 424 में। अगर डिफर किया तो या शॉर्ट पे किया तो 1% पर मंथ, राइट? और अपना प्रिजेंटिव वाला था यार 44 AD वाला। 44 AD वालों के लिए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट 15 मार्च पे करो, लेकिन एई वालों के लिए नहीं था यार, वो 10 व्हीकल वाला, उसके लिए भाई चारों एप्लीकेबल है, ठीक है? आगे। अब ये एसएमई रेगुलेशन जो एग्जाम्पशन दिया हुआ है वो मैंने नीचे चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आगे, ये अब यहाँ पे लेबर लॉ का बात किया हुआ है। अब लेबर लॉ में क्या है कि अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, अब इसमें क्या है? लेट फाइलिंग की आपको तो 1% इंटरेस्ट पर मंथ पे करना होगा, मतलब 12% पर एनम। ये कब से इफेक्टिव हुआ? 14 जून 2024। इसके पहले क्या इंटरेस्ट रेट था? 5% से 25%, जो मतलब मंथ वाले स्लैब में डिवाइड किया हुआ था। अब ईएसआईसी में कितना इसमें सेम ही मतलब इंटरेस्ट रेट मेंशन किया हुआ है, मतलब मंथ के स्लैब रेट में 2% 10% वाला। अब बोनस विद इन 8 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको पे करना ही है एम्प्लॉयर को, मतलब मैक्सिमम डेट क्या होगा? 30 नवंबर तक। आगे ये ईपीएफ ईएसआई बोनस एक्ट जो पूरा न्यू लेबर लॉ है, मैंने नीचे उसका ब्रीफ में इंपॉर्टेंट समरी दिया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, ये न्यू लेबर कोड का इंपॉर्टेंट समरी दिया हुआ है, ठीक है? न्यू लेबर लॉ कोड, मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंस थे न्यू लेबर लॉ में वो सारे मेंशन किए हुए हैं। की समरी, की चेंजेस और कंप्लायंस इम्पैक्ट सारे, मतलब ये नोट्स को ना बहुत ज्यादा एफर्ट दिया मैंने, बहुत मेहनत किया इसके ऊपर। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंस इनकम टैक्स एक्ट का समरी दिया हुआ है मैंने, जीएसटी का दिया हुआ है, ड्यू डेट्स इंपॉर्टेंस, फिर कंपनीज एक्ट का दिया हुआ है जो अपना इवेंट बेस्ड अकर होगा। नेक्स्ट सेबी का एलओडीआर का मैंने प्रोविजन दिया हुआ है जो कि एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, यहाँ मैंने न्यू लेबर लॉ ट्रांजिशन नोट दिया हुआ है। देन यहाँ पे मैंने पेमा कवर किया हुआ है, कॉस्ट कवर किया हुआ है। देन यहाँ पे लेबर लॉ, पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड और बोनस एक्ट। नेक्स्ट इधर मैंने सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट कवर किया हुआ है। मतलब अगर आप इस नोट्स को रिफर करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी सब डिस्कस करूंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, वन बाय वन, क्योंकि अगर मैं इसी लेक्चर में सारा डिस्कस करूंगा तो लेक्चर में अब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मोर देन 10 एक्ट कवर करना एक चार्ट के अंदर इजी नहीं है, ठीक है? चलिए, लेबर का पार्ट हो गया था। उसके बाद एडवांस टाइम भी मैंने कवर कर लिया था। अब अब आते हैं मंथली कंप्लायंस, जिसका जिसका आप सबको इंतजार, मंथली कंप्लायंस हमें, ठीक है? अब अप्रैल का तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अप्रैल अप्रैल का ऑलरेडी सारा कंप्लायंस का ड्यू डेट चला गया है। फिर भी अगर आपको जानना था कि आपके कंपनीज के ऊपर कौन से डेट्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल थे तो आप इसको देख सकते हैं इजिली, ठीक है? तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या?
हाँ, अब परफेक्ट है। अब आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए। अब मैं कंप्लायंस कैलेंडर का बात करने वाला हूँ, वो मई 26 से, मतलब अगले महीने। जो अगले महीने मई 26 में कौन से ड्यू डेट आने वाले हैं, उसका क्या रिपोजिशन है, उसका क्या नॉन कंप्लायंस का फाइन है, क्या हमें फाइल करना है, वो सारे के बारे में वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मई 26 का, इसमें ध्यान दीजिएगा, मई 26 का मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से ड्यू डेट से और क्या कंप्लायंस कर देंगे। अब इसके बाद में जून का ऑन द स्पॉट नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मई के बाद जून का आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर महीने के एक दो दिन पहले नेक्स्ट मंथ का कंप्लायंस का वीडियो डाल दूंगा। सबसे पहला जो हमारा ड्यू डेट है, वो है मई 12 को, मतलब 12 मई को, जो कि एप्लीकेबल होता है ऑल लिस्टेड कंपनी को। ठीक है, ये ड्यू डेट क्या बात करता है, ये बात करता है ईएसआईसी वाला, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईएसआई रेगुलेशन। जो हमारा सेकेंड हाफ का मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो हाफ पहले रिटर्न है, उसका हमें फाइलिंग करना होता है। कब फाइलिंग करना होता है? 12 का। कोई कोई 11 को भी फाइल कर देते हैं। ठीक है, कोई कोई प्रोफेशनल्स ना 11 ड्यू डेट उसका मान के फाइलिंग कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल ड्यू डेट क्या है? 12 ऑन बिफोर ऑफ 12 में। ठीक है, अगर फाइल नहीं किया तो क्या, इसका पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% पर एनम। इसका डैमेज कितना है? 5% से 12% पर एनम। ठीक है, अब इसमें इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, कितना? अप टू 2 ईयर प्लस 5,000 का पेनल्टी। राइट, ये अपना 12 मई का ड्यू डेट है। किसके लिए बताइए? ईएसआईसी का जो अपना सेकंड हाफ का रिटर्न है, उसके लिए। नेक्स्ट, 15 मई, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इसके लिए कौन सा फॉर्म है? सेक्शन 206C, रूल 311 एंड फॉर्म 27EQ 1961 का बात करूंगा। इसमें क्या है, मुझे 15 मई को क्या फाइल करना है? टीसीएस का Q4 का रिटर्न फाइल करना है मुझे, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च 26 का था। ये अपना ओल्ड फॉर्म नंबर 26EQ वाला टीसीएस रिटर्न। अगर मैं फाइल नहीं किया, लेट फाइल किया, तो क्या इंटरेस्ट पेनल्टी लगने वाला मुझे? अभी कंडीशनल है, हाँ, ध्यान दीजिए। इसमें 200 रुपया पर डे अंडर सेक्शन 234E, मतलब अगर मैंने फाइल नहीं किया या डिले फाइल किया, तो मुझे 200 रुपीज पर डे इंटरेस्ट लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टीसीएस अमाउंट। इसका पेनल्टी कितना है? 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, अंडर सेक्शन 271H के अंदर। राइट, अब इसमें कुछ इम्प्रिजनमेंट है क्या? यस है। इसमें भी कितना? मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 7 ईयर। कंडीशनल है ये। और 12 में हो गया, 15 में हो गया। अब बात आती है 30 में, क्योंकि एलओडीआर, सेबी एलओडीआर, इसमें रेगुलेशन 33(3) और डी का बात करता है। इसमें क्या है? ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न फाइल करना है फोर्थ क्वार्टर, सॉरी, सेकेंड हाफ का। राइट, एसएमए के लिए सेकेंड हाफ, और जो क्वार्टरली फाइल करता है उसके लिए फोर्थ वाला, फोर्थ का, विद इन 60 डेज ऑफ मार्च 31, मतलब 30 मई को फाइलिंग करना होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मेन बोर्ड के लिए और एसएमई लिस्टेड के, एसएमई लिस्टेड कंपनी के लिए भी। नहीं फाइल किया तो क्या? 5,000 रुपए पर डे फाइन भरना पड़ेगा। सेकेंड, जेड ग्रुप में क्लासीफाई कर दिए जाओगे आप। अब जेड ग्रुप क्या होता है? मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए जेड ग्रुप का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। If company repeatedly default or remain non-compliance over an extended period, मतलब सेबी ने पीरियड एक्सटेंड करके दिया कि भाई आप एक्सटेंडेड पीरियड में फाइल करो, लेकिन फिर भी कंपनी ने फाइल नहीं किया, तो इस केस में सेबी उस कंपनी को जेड कैटेगरी में ट्रांसफर कर देता है, मतलब जेड कैटेगरी डिक्लेयर कर देता है। अब जेड कैटेगरी क्या होता है? सर्विलियंस क्लासिफिकेशन इंडिकेटिंग दैट सीरियस कंप्लायंस कंसर्न, ऐसी कंपनी जो प्रॉपरली कंप्लायंस फॉलो नहीं करती है, जिसका पुअर गवर्नेंस हो, जिसका रिपीटेडली फाइलिंग फेलियर होता है, लेट फाइलिंग होता है, फिर इन्वेस्टर के क्वेश्चन के लिए से भी उस कंपनी को जेड कैटेगरी में क्लासीफाई कर देता है। इसका इफेक्ट क्या आता है? निगेटिव मार्केट रेपुटेशन, रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हाईली स्क्रूटिनी और ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। इसीलिए जेड ग्रुप में जाना मतलब बहुत डेंजर बात है लिस्टेड कंपनी के लिए। ठीक है, आगे आते हैं अपने में, या फिर डीमेट क्या हो जाएगा, उसका डीमेट फ्रीज हो जाएगा।
बहुत ही हाई वाला पार्ट है ये, राइट। अब नेक्स्ट, सेम डे को, May 30, सेम डे, राइट। सेम डे को क्या फाइलिंग करना है, इसके हिसाब से सेबी एलओडीआर के हिसाब से रेगुलेशन क्या बात करता है, 23(9) एलओडीआर का। अब इसमें क्या है, आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमें फाइल करना होता है ऑन सेम डे, ऑन सेम डे फाइल करना होता है, ठीक है। अब ये एग्जेम्प्ट कब होता है एसएमई के लिए, अगर टर्नओवर, अगर पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ हुआ, एंड ए कंडीशन है, और नहीं, एंड नेट वर्थ कितना हो, लेस देन इक्वल टू 25 करोड़, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए तो ही एसएमई के लिए एग्जाम्प्ट है, नहीं तो एसएमई को भी फाइल करना होता है। अगर एक भी कंडीशन ब्रीच किया तो एसएमई के लिए भी क्या है, कंपलसरी है क्या, आरपीटी फाइलिंग करना। अगर ये नहीं फाइल किया तो क्या, कंडीशनल है, 5,000 पर डे, इसका भी पेनल्टी लगता है, बट ये कंडीशनल है। आगे नेक्स्ट क्या है, सेम डे 30 मई, जो कि सेम एलओडीआर का कंप्लायंस है, एलओडीआर रेगुलेशन नंबर क्या है, 24A। इसमें क्या है, अपने कंपनीज को एएससीआर फाइल करना होता है। एएससीआर मतलब क्या होता है, एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करना होता है बाय पीयर रिव्यू सीएस विद इन 60 days ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। एसएमई के लिए क्या है, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ये एप्लीकेबल है सिर्फ मेन बोर्ड के लिए, अगर नहीं किया तो क्या, 5,000 पर डे। ये किस में कवर होता है, अपना सेबी का मास्टर सर्कुलर जो इशू किया होता है 30 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट, 31 मई, 31 मई, अब कौन से एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। अब सेक्शन क्या है, सेक्शन 203, सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 रूल 31A। इसके बारे में बात करता है अपना टीडीएस रिटर्न, जो अपना फोर्थ क्वार्टर का फाइलिंग है, जनवरी फरवरी मार्च का फोर्थ क्वार्टर का ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से, तो फाइलिंग करना। लास्ट डेट क्या है टीडीएस रिटर्न का, 31 मई। नहीं किया तो क्या, 200 रुपए पर डे। अब पेनल्टी क्या है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख, कंडीशनली, राइट। अब इसमें इम्प्रिजनमेंट है क्या कुछ, यस, इम्प्रिजनमेंट कितना है, मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 7 ईयर। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑल डिडक्टर, भले वो लिस्टेड हो या नहीं, सबके लिए। और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, हाई में आता है ये। अब लास्ट, May 29 या फिर May 30, ऑन और बिफोर 30 बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कभी कोई कोई इसको 29 में फाइल कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो डेट मेंशन किया हुआ। बट रियल डेट क्या है, 30 मई। अब कौन सा एक्ट के अंदर है, कौन सा रेगुलेशन के अंदर है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन टू डीडी कंप्लायंस, मतलब क्या, स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस कंप्लायंस सर्टिफिकेट। अब जो अपना बीएससी और एनएससी का सर्कुलर आया था 18 अक्टूबर 2024 को, ये वाला, इस सर्कुलर में कवर किसको किया था, रेगुलेशन 3, 5 और 6 में। इसमें दो पार्ट में कवर किया हुआ था क्या, इसमें दो पार्ट में कवर किया होता रेगुलेशन 24 एंटिटीज जो कि मेन बोर्ड में लिस्टेड है, राइट। और नॉन रेगुलेशन 24 एंटिटी जो कि मेन बोर्ड में लिस्टेड नहीं है, मतलब एसएमई वाला, रीट हो गया, डेट डेट लिस्टेड कंपनी हो गया। अब जो कि मेन बोर्ड में लिस्टेड है रेगुलेशन 24A के हिसाब से, उसको फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों, क्योंकि उनका अपना मेन बोर्ड में लिस्टेड है ना कंपनी, उसको फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका जो एएससीआर एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट होता है उसके अंदर एक कवर हो जाता था अपना एसजीडी का। लेकिन जो नॉन एंटिटी है रेवल्यूशन 24A वाली, जो मेन बोर्ड में लिस्टेड नहीं, कौन सी कंपनी, एसएमई, रीड वाला या फिर डेट लिस्टेड कंपनी वाला, उसके लिए ये फाइल करना कंपलसरी है, रेगुलेशन 3, 5 और 6 वाला 24A में, ठीक है। उसमें क्या था, वो लोग को एचडीडी फाइल करना पड़ता था, मतलब क्या कि अभी तक फाइनेंशियल मेरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तक मेरा फाइनेंशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है, मैंने सेबी एनएसए को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, बट फिर भी मैं अपने कुछ सेंसिटिव डेटा दूसरे पार्टीज को शेयर कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे उस पार्टीज का पैन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, सब एलजीडी में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऐसे केस में पीसीएस होता है, उसको फाइल करना पड़ता है एचडीडी का, कि हमने इन लोगों को अपना कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डेटा सबमिट किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। क्यों, इनसाइडर ट्रेडिंग को बचाने के लिए। अब ये भी क्या, कंडीशनल, इसका फाइन क्या है, जो सेबी फाइन लगाएगा वो, और जिसका जो एजुडिकेशन होगा वो पार्ट, ठीक है, मतलब इसका मीडियम लेवल है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने मई महीने का पूरा कंप्लायंस कैलेंडर खत्म कर दिया है। अब आप देखेंगे तो जून का भी मेरा रेडी है पूरा, जुलाई का भी रेडी है पूरा, मतलब मैंने पूरा मार्च तक का कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको मैं हर महीने के 1 2 दिन के पहले मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए।
अगर आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आया तो धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने जून के कंप्लायंस कैलेंडर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।